Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd Class 5th and chapter number 19. Okay, and the chapter number 19 is a seed tells a farmer's story. Okay, chapter number 19, a seed tells a farmer's story. Students, today we have to start from page number 179. Okay, page number 179. Okay, and students, this is video 5th. Okay, video 5 of chapter number 9. So let's start video 5. Project work. Students, now you have to do some project work. So let us see what is it. What questions come to your mind about farmers and farming? Write some questions in your group and ask a farmer. For example, how many crops do they grow in a year? Which crop needs how much water? तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इसे आप खुद करेंगे. आप अपनी रफ कॉपी में इन क्वेश्चंस को करिए स्टूडेंट्स. व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन देन आई विल चेक दिस वर्क. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क करने हैं. जैसे कि पहला प्रोजेक्ट है व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड. ठीक है, अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग. तो आपके दिमाग में, ठीक है, आपके मन में जो भी चीज़ें आ रही हैं किसान और उसकी खेती के बारे में, ठीक है, खेती और उसके किसान के बारे में जो जो बातें आपके मन में आ रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको लिखिए. ओके, राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर. और उन क्वेश्चंस को, उन प्रश्नों को बनाइए और किसी भी किसान से पूछिए. ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस अपने ग्रुप में बनाने हैं. राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप. तो अभी तो आपके पास आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपका ग्रुप नहीं बन सकता, तो आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं किसान और खेतों को लेकर, उनकी खेती के बारे में, तो उनको आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए. एंड आस्क अ फार्मर. और अगर आपके आसपास कोई फार्मर है या कभी कोई फार्मर आपको मिलते हैं तो आप उनसे इन क्वेश्चंस को पूछिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर. तो जैसे कि आप एक क्वेश्चन हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसान एक साल में कितनी तरह की फसलें उगाता है, कौन कौन सी फसलों को वो एक साल में उगाता है. विच क्रॉप नीड्स हाउ मच वाटर. और उस फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है. जैसे चावल की फसल को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है, गेहूं की फसल को कम पानी की ज़रूरत होती है. तो आप ऐसे ही इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप उस किसान से पूछ सकते हैं. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विजिट अ फार्म नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट. विजिट अ फार्म नियर योर एरिया. और स्टूडेंट्स, आपके आसपास अगर कोई फार्म है, कोई खेत है या किसी का कोई फार्म हाउस है, खेती बाड़ी कहीं पर है, कोई बाड़ा कहीं पर है, तो वहाँ पर जाइए, ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए, एंड टॉक टू द पीपल देयर. और वहाँ लोगों को देखिए और उनसे बातें करिए. राइट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट बनाइए. तो हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर आपके आसपास किसान नहीं है तो जब आप अपने गांव जाएंगे तो गांव में आपके आसपास जो लोग खेती करते हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन पूछकर तब आप रिपोर्ट बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180 बाय अ ग्रुप ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स. ओके, हु वेंट टू विजिट भास्कर भाई's फार्म. अब स्टूडेंट्स, आपको करना है कि जो आप पेज नंबर 180 में जो रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर 180 में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रिपोर्ट बताई गई है, भास्कर भाई फार्म, डेहरी विलेज, गुजरात. ठीक है, तो ऐसी ही आपको एक रिपोर्ट बनानी है. तो इस रिपोर्ट को आप पढ़िए. ओके, इस रिपोर्ट को आप पढ़िए स्टूडेंट्स. गुजरात में रहने वाले कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का एक फार्म देखा, एक खेती बाड़ी उनकी देखी, उनका खेत देखा और उस पर उन्होंने रिपोर्ट लिखी. ठीक है, तो गुजरात में रहने वाले क्लास 5th के बच्चे, जो आप ही की तरह बच्चे थे क्लास 5th के, उन बच्चों ने भास्कर भाई का खेत देखा. ठीक है, वहाँ पर वे गए, उसको ऑब्जर्व किया, वहाँ लोगों से बात करी और उस पर रिपोर्ट लिखी. तो
स्टूडेंट्स आप भी इस रिपोर्ट को पढ़िए, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया आएगा कि आपको भी कुछ ऐसी ही रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो आप अपने गांव जाएंगे या कभी आप इधर उधर आउटिंग में जाते हैं, वहाँ पर आपको लोगों के फार्म हाउस मिलते हैं या खेत मिलते हैं या किसान मिलते हैं, तो आप उनसे बातें करके अपनी भी ऐसी ही रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भास्कर भाई के खेत की रिपोर्ट। ओके, as we entered his farm, we are surprised. There were dead leaves, wild plants, and grass everywhere. Some of the trees' branches seemed so dry as if eaten by insect. Okay, at places we saw some plants with colorful leaves. Why these? Bhaskar Bhai said they were cotton plants, which gave him a signal when the soil became dry. We were surprised how he explained that the roots of the cotton do not go deep in the ground. So, when the top layer of the soil becomes dry, okay, the croton leaves bend and become limp. This signal tells Bhaskar Bhai which part of his farm needs to be watered. Okay, as we entered his farm, जैसे ही हम खेत में entered हुए, ठीक है, जैसे ही हम खेत में गए, we were surprised, हम हैरान थे, ठीक है, हम हैरान थे क्यों? There were dead leaves, ठीक है, देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर, क्योंकि वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर डेड लीव्स थी, मीन्स मुरझाई पत्तियाँ थी, वाइल्ड प्लांट्स जंगली पौधे थे, एंड ग्रास एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह वहाँ पर क्या थे? घास गिरी हुई थी। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम्ड सो ड्राई, और कुछ पेड़ों की टहनियाँ सूखी लग रही थी, एज इफ इटन बाय इंसेक्ट, और ऐसा लग रहा था कि इसे कीड़े खा रहे थे। एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स, और कुछ स्थानों में हमने रंगीन पत्तियों के साथ कुछ पौधे देखे। वाई दीज, ऐसा क्यों? भास्कर भाई सैड, भास्कर भाई ने बताया, दे वर क्रॉटन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉयल बिकम ड्राई। तो भास्कर भाई ने बताया कि ये क्रोटन के पौधे हैं जो कि संकेत देते हैं कि यह मिट्टी अब सूख गई है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये क्या है? क्रोटन के पौधे हैं जो कि संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर पानी कम है, ठीक है, यहाँ पर अंदर अब पानी नहीं है। The croton leaves bend, okay, do not how explained. So students, croton plants which gave him a signal when the soil became dry. We were surprised, हम हैरान थे। How, कैसे? He explained that the रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। तो उन्होंने बताया कि जो क्रोटन की जड़ें होती हैं वे ज़मीन के अंदर बहुत नहीं जाती, गहरी नहीं जाती। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल बिकम्स ड्राई, तो जब उन्होंने बताया कि जब मिट्टी ऊपर से, मिट्टी की ऊपरी सतह जब सूख जाती है, द क्रोटन लीव्स बैंड एंड बिकम लिम्प, तो जो क्रोटन की पत्तियाँ होती हैं वे क्या होने लगती हैं? मुरझाने लगती हैं, झुक जाती हैं। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई, तो यह जो संकेत है यह भास्कर भाई बताते हैं कि ये जो संकेत है, विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, कि बाड़ी के इस भाग में, उनके खेतों के इस भाग में अब पानी देने की ज़रूरत है। ओके, तो कितने अच्छे क्रोटन प्लांट्स बताते हैं कि अब इस जगह पर पानी की आवश्यकता है तो सिंचाई करनी चाहिए, तो ऐसे उन्होंने बताया। ओके, we found the soil soft and crumbly. Okay, soil soft and crumbly. We could see tall coconut trees full of fresh coconuts. Okay, full of fresh coconuts. We thought he must be using some special fertilizers. Bhaskar Bhai said he does not buy fertilizers made in factories. His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. He dug the soil a little and told us to look.
We saw thousands of earthworms. These are my soil's best friends. He said the earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. This way, air and water can easily get into the soil. The earthworms also eat the dead leaves and plants, and their droppings fertilize the soil. Okay, so we found the soil soft and crumbly. तो उन्होंने क्या बताया कि जो वे मिट्टी वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने देखा कि वी फाउंड द सॉयल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, कि जो वहाँ पर मिट्टी है वो बहुत ही क्या हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है। ओके, बहुत मुलायम तो हो गई है। एंड क्रम्बली, क्रम्बली मीन्स दरदरी। ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में अब वहाँ की मिट्टी हो गई है। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स। अब हम लंबे लंबे नारियल के पेड़ देख सकते हैं जिसमें कि फ्रेश कोकोनट्स लगे हैं। ठीक है, जिसमें कि नारियल लगे हुए हैं। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स। तो हमने सोचा कि इन्होंने ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर, इन्होंने कुछ विशेष उर्वरक इसमें इस्तेमाल की है। भास्कर भाई सैड ही डज नॉट बाई फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज। तो भास्कर भाई ने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? हिज सॉइल इज़ फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स विच स्लोली रॉट एंड मिक्स विथ इट। उन्होंने बताया कि उनकी मिट्टी में बहुत सारे, हिज सॉइल इज़ फर्टाइल, उनकी मिट्टी उपजाऊ है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑल ड्राइड लीव्स, क्योंकि सूखी पत्तियाँ विथ स्लोली रॉट, जो धीरे धीरे, रॉट मीन्स सड़ जाती हैं, एंड मिक्स विथ इट, और इसके साथ मिल जाती हैं, तो इससे उनकी मिट्टी, उनके खेत की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। He dug the soil a little and told us to look. Okay, he dug the soil, उन्होंने मिट्टी को खोदा थोड़ा सा, and told us to look, और हमसे कहा कि देखो। We saw thousands of earthworms, हमने देखा कि वहाँ पे हजारों केचुए थे। earthworms means केचुए थे। These are my soil's best friend, he said, उन्होंने कहा कि ये जो केचुए हैं ये मेरी मिट्टी के सबसे पक्के दोस्त हैं। The earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels। तो earthworms जो हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी को बारीक करते हैं, मुलायम करते हैं। ठीक है, the earthworms soften the soil। जो earthworm है, जो केचुए हैं, वे क्या करते हैं, मिट्टी को मुलायम करते हैं, और इनसे क्या होता है, as they keep digging underneath to make tunnels, और ये अंदर को खुद खोदते खोदते, डिगिंग करते करते सुरंग बनाते रहते हैं, जमीन के अंदर और अंदर गहराई में जाते रहते हैं। द earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. This way air and water can easily get into the soil। इसकी वजह से air means हवा and water और पानी आसानी से मिट्टी में अंदर मिल जाती है। The earthworms also eat the dead leaves and plants। जो केचुए होते हैं वे मुरझाई पत्तियों को, सूखी पत्तियों को और पौधों को भी खाते हैं। And their droppings fertilize the soil। और जो उनका ड्रॉपिंग होता है, जो उनका मल होता है, ठीक है, और जो केचुओं का जो मल होता है वो भी खेत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उससे भी मिट्टी उपजाऊ बनती है। ओके, Praveen told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. Okay, he puts dried leaves in the pit along with all the kitchen waste, peel of vegetables and fruits, and leftover food. He also has earthworms in the pit. They turn the waste into compost, a natural fertilizer. So his uncle gets good fertilizer without spending extra money. Okay. प्रवीण टोल्ड अस, प्रवीण ने हमें बताया। ठीक है, तो प्रवीण ने हमें बताया कि उनके शहर में उनके अंकल के बारे में, हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन, जिन्होंने अपने बगीचे में एक पिट, एक गड्ढा खोदा है। ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट, वे उस गड्ढे में सूखी पत्तियां डालते हैं। अलॉन्ग विथ ऑल द किचन वेस्ट, और अपने किचन का जो कचरा होता है, जो बेकार बच जाता है, उसको भी उसमें डालते हैं, जैसे कि पील ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के छिलके, एंड फ्रूट्स, और फलों के छिलके, एंड लेफ्ट ओवर फूड, और बचा हुआ खाना।
ही ऑल्सो हैज़ अर्थवॉर्म्स इन द पिट, और उस गड्ढे में केचुए भी हैं. दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट, जो कि उस कचरे को कंपोस्ट यानी खाद में, एक प्राकृतिक उर्वरक में बदल देते हैं. सो हिज अंकल गेट्स फूड फर्टिलाइजर्स विदाउट गुड फर्टिलाइजर्स विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. तो उसके अंकल को एक बहुत अच्छी उर्वरक मिल जाती है बिना फालतू पैसे खर्च किए हुए. ठीक है, बिना फालतू पैसों के खर्चे से. वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म. हमारे पास, हमारे खेतों में कुछ ताज़े नारियल के पेड़ भी हैं. दे वर रियली टेस्टी. ठीक है, और उन पेड़ों में हम जो नारियल हैं वे क्या होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं. ठीक है, वे नारियल क्या हैं, बहुत ही टेस्टी हैं. हम सब के पास कुछ खेतों में ताज़े नारियल हैं जो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट थे. वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग. और हम सभी ने खेती के नए तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीखा. ग्रुप मेंबर्स प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चकी, प्रवीण, क्लास 5th C. ठीक है, तो इस समूह में जिसने रिपोर्ट बनाई थी उस समूह के सदस्य प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चकी, प्रवीण थे, जो कि क्लास 5th C के हैं. ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आप भी रिपोर्ट बनाइए. अगर आप अपने गांव जाते हैं या किसी किसान से मिलते हैं तो उसके खेतों के बारे में आप भी एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. ओके, जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बाजरे के बीज का सफ़र प्लेट से, खेतों से प्लेट तक. ठीक है, बाजरे के बीज का सफ़र खेत से प्लेट तक. वट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप नेक्स्ट पेज में बने इस चित्र को देखिए. आपको हम ये चित्र दिखाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, इन चित्रों में आपको क्या दिख रहा है. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं. जैसे ओखली आपको दिखाई दे रही है, यू कैन सी ओखली यूज्ड फॉर क्रैसिंग. ठीक है, और मूसली आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं मूसली जिससे कि उसे पीसा जाता है. और उसके अलावा आपको यहाँ पे सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉब, ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे सीड्स को सेपरेट किया जा रहा है. तो और विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा भी हम जो चीज़ करते हैं उसे हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं, ओखली के इस्तेमाल से, हाथों के इस्तेमाल से. और कैसे बाजरे की सीड कैसे खेतों से निकाली जा रही है, उसको फिर कूटा जा रहा है और फिर उन बीजों को निकाल कर उसका आटा पीस के उसकी रोटी बनाई जा रही है, आटा गूंदा जा रहा है और इस प्रकार बाजरे की स्वादिष्ट रोटियां तैयार हैं. तो इस प्रकार से बाजरे का सफ़र खेत से प्लेट तक होता है. तो चलिए हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. In picture 2, you can see the bajra cobs in the mortar oakly used for crushing. The cobs are crushed with a pestle muesli and the seeds are separated from the cob. You can see the separated seeds in the picture 3. Now this work is also done by big machines like threshers. We call both these as different technologies using our hands or big machines to crush the seeds. Okay, तो स्टूडेंट्स चित्र 2 में आप बाजरे की बाली, ठीक है, यू कैन सी द बाजरा कॉप्स. कॉप्स मीन्स होता है जो बाजरे की बाली होती है जिसमें बाजरे के बीज लगे रहते हैं. चित्र 2 में आप बाजरे की बालियों को देख सकते हैं जो कहाँ पर रखी है, मोटर, मोटर यानी ओखली जिसमें पीसा जाता है. ठीक है, यूज्ड फॉर क्रशिंग, जिसको पीसने के काम आता है, ओखली उसमें रखी गई हैं. द कॉप्स आर क्रस्ड विथ अ पेस्टल मोस्टली एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉप. ठीक है, और अलग किए गए बाजरे के दाने चित्र 3 में हम देख सकते हैं. ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है, कॉप से अलग किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है बालियों से. यू कैन सी द सेपरेट सीड्स इन पिक्चर 3. जैसे कि आपने पिक्चर 3 में अलग की गई बीजों को देखा जो उनकी बालियों से अलग किए गए थे. नाउ दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन बाई बिग मशीन्स लाइक थ्रेशर. अब ये काम बड़ी बड़ी मशीनों, थ्रेशर की मशीन से भी किया जाता है. वी कॉल बोथ दीज एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन. हम ये चीज़ें, वी कॉल बोथ दीज एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, हम इसे अलग अलग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं. एक टेक्नोलॉजी यूज करके बीजों को अलग करके पीसा जा रहा है और दूसरा बड़ी मशीनों से इसे किया जा रहा है टू क्रश द सीड्स, सीड्स को, बीजों को पीसने के लिए. ठीक है, what technology could have been used to cut the stem in picture 1? What do you think is being done in the grinder chakki in picture 4? All right, in picture 4, what ways technologies would have
would have been used to the work shown in picture 5 and 6. You can see that the dough is ready in picture 6. When do you think a sieve, chalni would have been used? Discuss each step in detail in any language you wish to use. Okay students, तो अब स्टूडेंट्स जैसे कि हमने ये पिक्चर्स देखे, तो इन पिक्चर्स में क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने चित्र 2 में देखा कि चित्र 2 में बाजरे को की बाली को ओखली में रखा हुआ है, ठीक है, और फिर मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं, ठीक है, और फिर अलग किए गए बाजरे के दाने हम देख सकते हैं पिक्चर 3 में, पिक्चर 3 में हम देख सकते हैं, ठीक है। और आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीनों से किया जाता है, थ्रेसिंग का काम, ठीक है। जो वो मशीन कौन सी होती है, थ्रेशर मशीन होती है। तो दोनों एक ही काम करने के अलग अलग तरीके हैं, एक तो मूसली से पीस कर और एक थ्रेसर से, ठीक है, जिन्हें हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स फिगर 4 अगर हम देखें तो फिगर 4 में दिखाई चक्की में क्या हो रहा होगा, ठीक है, तो इस चक्की में इसको बाजरे के बीज को पीसा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट, ये दलनी भी हम इसे कहते हैं, दलनी में इसे पीसा जा रहा है। चित्र 5 में आटा, बाजरे का आटा तैयार हो गया है, ठीक है, घरेलू तकनीक से, ठीक है, घरेलू तकनीक है ना, इसे हाथ से ही पीस रही हैं दलनी की हेल्प से, और फिर इस आटे से डो तैयार किया गया है, आटे को गूंधा गया है और हाथों से बाजरे की रोटी हम देख सकते हैं। पिक्चर 8 और 9 में हम देख रहे हैं कि 8 में रोटी को बेला जा रहा है और बेलने के बाद सेक कर 9 में हमारी प्लेट में यह पहुंच गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि चित्र 5 और 6 में किस तकनीक से आटा तैयार किया गया होगा, और इसमें छलनी का, सीव का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जो कि हम बहुत ज़्यादा आजकल करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि छलनी का इस्तेमाल कब किया होगा, इसमें नहीं किया गया है, ओके। और बिना छलनी के इस्तेमाल से बाजरा खेत से हमारी प्लेट तक पहुंच गया, जो कि बहुत डिलीशियस और बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड होता है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड, ओके, हम क्या समझे इस चैप्टर से, चलिए देखते हैं। देयर हैव बीन मैनी चेंजेस ओवर टाइम इन आवर फूड, व्हाट कैन दिस मीन, यूज द सीड स्टोरी एंड व्हाट यू नो फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स देयर हैव बीन मैनी चेंजेस ओवर टाइम इन आवर फूड, हमारे भोजन में कई बदलाव आते रहे समय के साथ साथ। व्हाट कैन दिस मीन, इसका क्या अर्थ है। यूज द सीड स्टोरी, इस बीज की कहानी को आप प्रयोग करके व्हाट यू नो फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सप्लेन, आप अपने बड़ों से क्या समझे, ठीक है, आपको अपने बड़ों से क्या जानकारियाँ मिली, उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि हमारे खाने में कई बदलाव आए, कैसे आए और क्यों आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि there have been many changes, okay, there have been many changes in our food, such as earlier people used to eat a variety of foods like bajra, jowar, wheat, etc, but दिस टाइम वी आर ईटिंग मेनली वीट। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे वीट खा रहे हैं, लेकिन पहले अर्लियर टाइम पे हम ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटी आदि खाते थे, ठीक है। एंड ये एक तो पहला बदलाव था। दूसरा, अर्लियर द ओल्ड सीड्स वर स्टोर्ड एंड ग्रोन इन द नेक्स्ट ईयर, nowadays new varieties of seeds, okay, are grown and their products are quite different in taste। तो पहले क्या होता था, लोग पुराने बीजों को रखते थे अगले साल की फसल के लिए, और बाद में लोग फसलों के लिए बाजार से नए बीज लेकर आने लगे जिनका टेस्ट बिल्कुल अलग हो गया था, ठीक है। और थर्ड हम कह सकते हैं, अर्लियर द फूड्स वर ईटन इन वेरी सिंपल फॉर्म्स, नॉट वेरी मच स्पाइसी एंड ओवर हीटेड, ठीक है। तो उस समय आटे को छाना भी नहीं जाता था, उसको ज़्यादा पकाया भी नहीं जाता था, और उससे ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाया जाता था, तो इस प्रकार भी हमारे खाने में बदलाव आया, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फार्मर्स वर टू यूज ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप, ओके। अगर सभी किसान एक ही तरह के बीज बोएं, एक ही तरह की फसल उगाएं तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ ऑल द फार्मर्स वुड टू यूज ओनली वन काइंड ऑफ सीड एंड ग्रो ओनली वन काइंड ऑफ क्रॉप। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ही प्रकार की फसल बोने से उस जगह की थोड़ा फर्टिलिटी जो होती है, उस जमीन की फर्टिलिटी
फर्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और एक ही प्रकार का बीज, एक ही प्रकार की फसलें, एक ही प्रकार की दालें अगर बोई जाएं तो उसका उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है, जिससे उसकी कीमतें कम होने लगती हैं, ठीक है। तो उसकी कीमत बहुत ही अधिक फिर कम हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है। ओके, सो यू कैन से दैट if all the farmers will grow only one kind of seeds and crops, the price for these seeds and crops would fall, and there would be no profit to the farmers. Moreover, growing same kind of seeds and crop on the land will extract the same minerals from the soil each time, and a result the soil will be deprived of these minerals. all right, तो इस प्रकार मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म होने लगते हैं एक ही प्रकार की फसलें या अनाज बोने से। ओके स्टूडेंट्स, so students, today class is over and the chapter is also finished. Okay, tomorrow we will be back with new chapter. Okay, so till then students, take care, do your activity, revise your work and be safe. Thank you very much. Have a nice day.